नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सुजवान। मुंबई बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। पीसीएस परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, नकल विरोधी कानून का है असर, युवाओं को योग्यता के आधार पर मिल रहा अवसर। वीरचंद्र गढ़वाली पर दिए बयान पर विधायक दिलीप रावत ने दी सफाई। बोले, गलत तरीके से पेश किया गया बयान, मैंने पढ़ाई और जुनून के अंतर का दिया था उदाहरण। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, 50% महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने नियामक आयोग से की 5,900 करोड़ की मांग। और राम मंदिर दान विवाद के बाद बीकेटीसी का बड़ा फैसला, केदारनाथ और बद्रीनाथ में होगी चढ़ावे की निगरानी। बीकेटीसी सीईओ ने दिए लेखा जोखा रखने के निर्देश। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीएस परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों को कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून हमारी सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की दिशा में नगर निगम लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम परिसर में कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने क्विक रिस्पांस टीम की 5 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों का उद्देश्य शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पड़े कूड़े का त्वरित निस्तारण करना है, ताकि सफाई व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी बन सके। नगर निगम देहरादून में 5 गाड़ियों को हमने हरी झंडी दी है, और जिसमें हमारे यहाँ के मेयर साहब हैं, हमारे भाई हैं, और यहाँ के हमारे आयुक्त साहब हैं, और सभी पार्षद हैं, सभी कर्मचारी अधिकारियों का योगदान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम सभी शहरों को एक क्लीन शहर कैसे बनाया जाए उस दिशा में काम कर रहे हैं। देहरादून को 5 जोनों में बांटा गया है और कई समस्याएं हमारे पास आती हैं। विशेषकर छोटे फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, और लोगों के किटी, शादी ब्याह इत्यादि तमाम तरह के फंक्शन होते हैं, लेकिन उसके कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं होती। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सड़क के किनारे खाली प्लाट अन्य जगह फेंक देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाए, और इसके चार्जेज हैं 2,000 रुपये और 5,000 रुपये। छोटे फंक्शन के लिए 2,000 हैं। 30 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में सतपाल महाराज ने शिव भक्तों के स्वागत, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन मंत्री प्रदीप बित्रा सहित जिले के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर आज मंडल आयुक्त, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है और विस्तृत समीक्षा की गई है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में इसके कांवड़ के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह है 18 करोड़ 53 लाख 61 हज़ार की धनराशि की मांग की गई है। कुल बजट जो है वो 21 करोड़ 38 लाख 46 हज़ार का जो बजट की है मांग की गई है। अपने तेज तर्रार अंदाज और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने एक और विवादित बयान दे दिया है। वीरचंद्र गढ़वाली को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। हालांकि मामला गर्माता देख बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने अपने बयान पर सफाई भी पेश की है। रिपोर्ट देखिए। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। बीजेपी विधायक का विवादित बयान। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर दिलीप रावत की टिप्पणी। विवादित बयान से गरमाई सूबे की सियासत, गरमाया मामला तो पेश की सफाई। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसने उनको मेहनत बना दिया भगवान ही मालिक।
लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। इस बार उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर की गई टिप्पणी पर विपक्ष हमलावर हो गया है। दरअसल देहरादून के एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक दिलीप रावत बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते। इतिहास देख लेना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति तब होती है जब बुद्धि नहीं होती। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने। बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करते। ये नोट कर लेना, आप क्या कहना है इस बात को। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कहीं से बुद्धिमान नहीं थे। क्रांति कब करे? जब बुद्धि नहीं थी। बुद्धि वाला एनालिसिस ज्यादा करता है, विचार ज्यादा करता है। पढ़ा लिखा नहीं था। वहीं बीजेपी विधायक के विवादित बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। हरक सिंह रावत ने तो दिलीप रावत के मेहनत होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। मतलब इतना घृणित, मतलब अब सोच नहीं है, मतलब कोई मतलब बिना सोचे समझे उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसने उनको मेहनत बना दिया, भगवान ही मालिक। दुखद बात है, लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं, और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बराबर जेल, 14 साल जेल, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी। हालांकि जब विधायक के विवादित बयान को लेकर मामला गरमाया, सवाल उठने लगे, तो बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सफाई पेश कर दी। देखिए, मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मीडिया में कभी कभी आधी बातें चला के जो है उसका बात का बतंगड़ बनाना जाता है। अभी आपने मेरे पूरी बाइट देखोगे, मैंने ये कहा था कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है वो ज़्यादा विश्लेषण करता है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है वो सीधा क्रांति करता है। इसलिए क्रांति का रास्ता जो जाता है वो ज़्यादा विद्वानों से नहीं जाता, बल्कि जुनूनी व्यक्तियों से जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनका उदाहरण दिया था कि उन्होंने इतनी बड़ा क्रांति किया। उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना विद्रोह करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान होते तो 10 दफ़े सोचते कि करूँ कि नहीं करूँ। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि क्रांति जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे से नहीं, बल्कि कम पढ़े लिखे से और जुनूनी व्यक्तियों से होती है। आमूमन जब भी किसी नेता का विवादित वीडियो वायरल होता है तो सफाई में ऐसे ही बयान दिए जाते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सफाई देने भर से ये मामला यही शांत हो जाएगा या फिर इसे तूल दिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी का फोकस कार्यकर्ताओं के विस्तार, युवाओं को जोड़ने और लाभार्थियों तक सीधा संपर्क बढ़ाने पर है। इसी रणनीति के तहत संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए संपर्क अभियान के जरिए भी संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव की अलग टीम तैयार करती है। जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति होती है, चुनाव के लिए कार्यकर्ता को हर विधानसभा स्तर पर उसके संयोजक, सह संयोजक हम लोग नियुक्त करते हैं। अभी उस सब विषय में समय है, लेकिन अभी हम अपने बूथ के प्रबंधन को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नए युवाओं को जोड़ रहे हैं। 1 बूथ 20 यूथ, और हर बूथ पर 10 बहनें कार्यकर्ता हमारी हर बूथ पर गठित हो जाए, उस दिशा में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लाभार्थी जो संपर्क अभियान के कार्यकर्ता हैं उनको भी उन्होंने काम में लगाया। जिनको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाभ मिला है, ऐसे सब लोगों से संपर्क अभियान में इस बीच हमारे। पिछले काफी समय से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पार्टी से उनकी नाराजगी की अफवाहों के बीच जब सीएम धामी खुद उनसे मिलने गदरपुर पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई और सवाल उठने लगा कि क्या अरविंद पांडे की नाराजगी दूर हो गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने विधायक अरविंद पांडे से खास बातचीत की है। बीजेपी में गुटबाजी और टिकट बंटवारे को लेकर क्या कुछ कहा है अरविंद पांडे ने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार,
मैं हूं रफ्तार मीडिया में। मेरे साथ इस समय विशेषकर गदरपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अरविंद पांडे जी है, जो लगातार 5 बार विधायक के रूप में कार्य करते हुए आ रहे हैं। लगभग 30 साल उनका भाजपा से कार्य करते हुए आ रहे हैं। जैसे 5 साल आपका नगर पंचायत बाजपुर में अध्यक्ष रहे, 10 साल आप बाजपुर में विधायक के रूप में कार्य किए, लगभग 15 वर्ष होने जा रहे हैं गदरपुर विधानसभा में कार्य करते हुए आ रहे हैं। और इनका एक अलग पैसा है, अलग रुतबा है। कुछ लोग इनको दबंग विधायक के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको कहते हैं कि कार्यकर्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पिछले जो 5 साल विधायक रूप में कार्य करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा कैबिनेट मंत्री बनना था लेकिन अचानक नहीं बन पाया। और जो 4.5 साल काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ इनके साथ हुआ, पूरा उत्तराखंड के आम जनता भाजपा का कार्यकर्ता जानते हैं। करेंगे कुछ खास बात, क्योंकि ये जो 5 साल में इन्होंने क्या काम किया। विधायक जी, सबसे पहले आपका रफ्तार मीडिया में स्वागत। आपका धन्यवाद। लगभग 4.5 वर्ष हो गए जो विधायक निधि व कार्यकर्ता के रूप में आम जनता के से जो आपने वादा किया था कि मैं काम करूंगा इस विधानसभा में, 4.5 वर्ष में आपके साथ जो उतार चढ़ाव हुआ वो विकट देखने को नहीं मिला, कहीं कमी रह गए। और उसको क्या क्या पूरा किया, क्या हमने किया अभी तक? सबसे पहले गौतम भाई आपका धन्यवाद, आप आए। और राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव कोई नया काम नहीं है, ये तो इस काम का हिस्सा है, ये चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो जनता के हित हैं, एक जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति, वो ज़मीन पर देखनी चाहिए। तो उसके लिए हमने लगातार, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे कायदा कानून का हो, सभी जाति धर्म सबको एक करते हुए आगे चलने का हो, ऐसा निरंतर काम किया गया है। डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोगों को योजनाएं मिलती हैं, उन योजनाओं को सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है, वो हमने किया है। बिल्कुल विधायक जी, आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन सर, जैसे कि पूरा गदरपुर विधानसभा में हर वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सभी लोगों का यही एक चर्चा का विषय बना कि विधायक अरविंद पांडे से कुछ खेमे नाराज है। वो विधायक के अरविंद पांडे जी को या राज्यसभा या लोकसभा के आगे के चुन सकते हैं, लेकिन विधायक के सीट जो खाली करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का कहना कुछ भी हो, हम विधायक अरविंद पांडे को जाने नहीं देंगे, हमारे विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि जनहित में अच्छा काम करते हैं। क्या ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, बहुत ही निर्धन परिवार से उठे हुए लोग हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संगठन ने वहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो जो हमारी पार्टी आदेश देगी कि तुमको आज विधायक रहना है तो विधायक बनोगे, कल पार्टी कहेगी आपको कि संगठन के हित में काम करना किसी वक्त पद पे, उसमें चले जाएंगे। कल पार्टी बोले कि नहीं, आपको कुछ दिन के लिए बैठना है, तो हम सामान्य कार्यकर्ता बन के पार्टी का काम करेंगे। बाकी कभी भी किसी कार्यकर्ता को इतनी महत्वाकांक्षी में नहीं भटकना चाहिए कि कोई राज्यसभा चला जाएगा, कोई लोकसभा चला जाएगा, कोई ये बन जाएगा। ये सब चीज़ें काल्पनिक है, इन चीज़ों में कभी किसी को नहीं बहकना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आम लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में नहीं भटकना चाहिए, और किसी नेता की इतनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए कि वो ख़त्म ही हो जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक नौकर हूँ। नौकर, मेरी मालिक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने नौकर को जो आदेश देगी, वो नौकर दायित्व को निभाएगा। सर, हमारे लोकप्रिय चैनल रफ्तार मीडिया में वादा कर रहे हैं कि यदि हाईकमान संगठन में आपको पदयात्रा का पद देते हैं या राज्यसभा में भेजते, क्या आप जाएंगे या यहीं रहेंगे? बताइए। देखिए, आम जनता से क्या कहेंगे? हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं है। अरविंद पांडे के लिए कोई वैकेंसी ऊपर नहीं है। अरविंद पांडे की एक ही नियुक्ति है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक नौकर है, कार्यकर्ता है, बस इतनी हमारी हैसियत है। बिल्कुल, आपने देखा कि कुल मिलाकर गोलमोल जवाब सब कुछ दे दिया विधायक अरविंद पांडे जी ने। चाहे हाईकमान कितने भी प्रेशर क्यों ना डाले या प्रदेश संगठन में कोई पद मिले या राज्यसभा में भेजे, क्योंकि चर्चा का विषय बना है, लेकिन इनका कहना है कि जनता हित में मैं कार्य करते हुए आ रहा हूँ और अभी भी मैं जनता के एक नौकर हूँ, सेवक हूँ, उसी रूप में कार्य करूँगा। ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं ये भी मन में ये भी कह रहे कि यदि पार्टी हाईकमान कोई जिम्मेवारी देंगे तो वो भी मैं लूँगा। अब देखना कि पार्टी हाईकमान आने वाले 27 के लिए क्या विधायक जी को दोबारा यहाँ पर टिकट देंगे या दोबारा विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे या संगठन में कोई दायित्व मिलेंगे, ये तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, उधम सिंह नगर जिला।
नैनीताल में जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जाम की समस्या को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लगातार लगने वाले जाम से वकीलों और कोर्ट आने वाले लोगों को समय पर पहुंचने में कठिनाइयां होती है। ऐसे में न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जाम की समस्या की समाधान के लिए अपने सुझाव भी आयुक्त के सामने रखे। साथ ही न्यायालय परिसर से जुड़ी प्रशासनिक समस्याओं के निवारण की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं आयुक्त से की। उत्तराखंड के लोगों को बिजली का जोरदार करंट लगने वाला है। बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई का नया बोझ पड़ सकता है। बिजली की दरों में करीब 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 50% महंगी हो सकती है बिजली। 5900 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता को एक और महंगाई की मार पड़ने वाली है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई का नया बोझ पड़ सकता है। यूपीसीएल ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग से 5900 करोड़ रुपए की भारी मांग रख दी है। यदि ये मांग मंजूर होती है तो बिजली दरों में करीब 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि ये विवाद उत्तराखंड राज्य गठन यानी साल 2000 के समय उत्तर प्रदेश से बिजली संपत्तियों के बंटवारे से जुड़ा है। यूपीसीएल के मुताबिक 12 अक्टूबर 2003 को यूपीपीसीएल के साथ ट्रांसफर स्कीम पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत 1058 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यूपीसीएल को हस्तांतरित की गई थी। यूपीसीएल का आरोप है कि नियामक आयोग ने अब तक सिर्फ 508 करोड़ रुपए की संपत्ति को ही मान्यता दी। बाकी राशि को नजरअंदाज किया गया। इससे कंपनी को पिछले 24 सालों में भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। न तो पूरा डिप्रिसिएशन मिला और न ही इक्विटी पर उचित रिटर्न। यूपीसीएल ने अपनी याचिका में कुल 5900 करोड़ रुपए की मांग की है। 2003 से लंबित चल रहे ग्रॉस फिक्स्ड एसेट और ट्रांसफर स्कीम का भार उपभोक्ताओं पर डालने की तैयारी है। ऊर्जा निगम लंबे समय से सरकार से इस बकाये का भुगतान करने की मांग कर रहा था। ऊर्जा विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव भी भेजा गया, जो वित्त की आपत्ति के कारण खारिज हो गया। ऊर्जा निगम की मांग थी कि निगम की ओर से दिए जाने वाले 5500 करोड़ को इस पैसे से एडजस्ट किया जाए ताकि सरकार और निगम की बैलेंस शीट सही हो सके। इसके लिए वित्त विभाग तैयार नहीं हुआ। इस पर अब ऊर्जा निगम ने पैसे को सीधे आम जनता से ही वसूलने की तैयारी कर ली है। आयोग को भेजे प्रस्ताव में 2003 से लंबित चल रहे जीएफए यूपी के समय की ट्रांसफर स्कीम के बकाया पैसे को शामिल किया है। यदि ऊर्जा निगम का ये प्रस्ताव लागू होता है तो इससे मौजूदा बिजली दरों में सीधे 50% का इजाफा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। नियामक आयोग अब इस मामले पर सुनवाई कर अंतिम फैसला लेगा। यदि आयोग संतुलित रास्ता अपनाता है तो उपभोक्ताओं पर बोझ कम हो सकता है, नहीं तो बिजली बिल में भारी उछाल देखने को मिल सकता है और आम जनता को एक और महंगाई का जोरदार झटका लग सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की के झबरेड़ा में प्रस्तावित रोजगार मेले के निरस्त होने पर युवाओं का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल 30 जुलाई को झबरेड़ा में रोजगार मेले का आयोजन होना था, जिसमें 40 कंपनियां भाग लेने वाली थी, पर 2 जुलाई की शाम मेला निरस्त करने के आदेश जारी हुए। लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में युवाओं की भीड़ मेले के स्थान पर पहुंच गई और मेला निरस्त होने की जानकारी पर युवाओं का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जाहिर किया। मैं गांव शेरपुर का रहने वाला हूँ और मैं भी इस विषय में आया था कि आज माननीय विधायक जी के द्वारा मेला लगाया गया है, रोजगार मेला, तो इस विषय में आए थे हम भी सब। तो यहाँ पर देखा तो कुछ भी नहीं है। अरे सब बीजेपी वालों की है कि यहाँ पे सब बेरोजगार रहे, सब किसी को कुछ भी करने की। देहरादून में एक घरेलू सहायिका की लाखों की चोरी सोशल मीडिया के जरिए उजागर हो गई। बता दें कि करीब 1 साल पहले अपने मालिक के घर से घरेलू सहायिका ने लाखों रुपए के हीरे और सोने के गहने चोरी किए थे। लेकिन कुछ दिन पहले महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हीरे के हार के साथ फोटो पोस्ट की, जिसके बाद महिला के षड्यंत्र का खुलासा हो गया और मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 10 लाख रुपए की कीमत के हीरे और सोने के आभूषण बरामद किए। 2 बड़े मामले जो हैं वो वर्कआउट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाना राजपूत क्षेत्र में। थाना राजपूत क्षेत्र में 1 जुलाई को जो पीड़िता हैं श्रीमती नितिशा वत्स, जो कि किमाया ग्रीन IT पार्क में रहती हैं, उनके द्वारा 1 जुलाई को एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया था
कि उनके कुछ जो कीमती आभूषण थे, जिसमें कोई हीरे का हार भी था, मोबाइल था और सोने के अन्य आभूषण थे, तो उनके द्वारा जब छानबीन की गई और तलाश की गई तो उनको मिल नहीं रहे थे और तकरीबन घटना को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था। तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं उनके द्वारा मिसप्लेस हो गए हैं या उनके कोई नातेदार रिश्तेदार जो है उनसे बिना पूछे लेके चला गया है। इस संबंध में जब काफ़ी समय बाद भी उनको कुछ संबंध में कोई सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला और उनके द्वारा जो उसके फ़ोटो वगैरह थे वो अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दे दिए गए थे ताकि अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो उनसे संपर्क कर सके। तो कुछ समय पश्चात जो है उनके एक परिचित के द्वारा उनको ये बताया गया कि उनका जो एक हार था उससे मिलता जुलता हार जो है एक किसी लेडी के द्वारा उसको पहन के अपनी फ़ोटो जो है इंस्टा पर अपलोड की गई है। तो जब उनको ये सूचना मिली उनके द्वारा ये 1 तारीख को जो FIR लिखवाई गई। इसके पुलिस के द्वारा तत्काल जो है उनका जो इंस्टा ID था उसको ट्रैक किया गया, पता किया गया। पूरी डिटेल साइबर क्राइम की हमारी SOG है और CO साहब के दिशा निर्देशन में पूरे थाने की टीम उसमें लगाई गई और कल जो है हमने इसको वर्कआउट किया है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में गांव के मदरसे से पढ़कर घर लौट रहे 10 साल के बच्चे को हसन नाम के आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपी ने गन्ने के खेत में ले जाकर मासूम बच्चे के साथ कुकर्म किया, जिसके बाद आरोपी बच्चे को कब्रिस्तान के पास बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना ये लड़का पढ़ कर आ रहा था, बारिश की वजह से दुकान बंद थी सारी, अकेला आ रहा था। इससे पहले 20 का नोट दिया गया, ले जाएगा अलग सो इन पार्ट को घेर दिया, पेज का वो बेच को एक बल्ले को बढ़ा, इसके साथ दुष्कर्म करा। दिनेशपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान हर साल सर्पदंश के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में पहले मरीजों को इलाज के लिए बाजपुर या अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब पॉल्स हॉस्पिटल में सर्पदंश के इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रशिक्षित डॉक्टरों की निगरानी में एंटी स्नेक वेनम सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मानसून के सीजन में सांप काटने के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं और अनावश्यक रूप से सही इलाज न मिलने के कारण सही समय पर मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके अपने दिनेशपुर क्षेत्र में ही नेताजी नगर बड़ी पुलिया के पास पॉल्स हॉस्पिटल है, जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता भरपूर मात्रा में है। और एक बात मैं बता दूं कि सांप के जो टॉक्सिन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं और एक वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक होता है या हीमोटॉक्सिक स्नेक होता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। PCS परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले नकल विरोधी कानून का है असर, युवाओं को योग्यता के आधार पर मिल रहा अवसर। वीरचंद गढ़वाली पर दिए बयान पर विधायक दिलीप रावत ने दी सफाई। बोले गलत तरीके से पेश किया गया बयान, मैंने पढ़ाई और जुनून के अंतर का दिया था उदाहरण। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, 50% महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने नियामक आयोग से की 5,900 करोड़ की मांग। और राम मंदिर दान विवाद के बाद बीकेटीसी का बड़ा फैसला, केदारनाथ और बद्रीनाथ में होगी चढ़ावे की निगरानी। बीकेटीसी सीईओ ने दिए लेखा जोखा रखने के निर्देश।